दिस इज़ महक बरमाल एंड वेलकम टू सोशियो विथ महक। आज हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमने कभी ना कभी सुना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस प्रकार है, भारतीय अर्थव्यवस्था की दर ऊंची जा रही है। तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस बात को जानने के लिए हमें देखना होगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा होती है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब किसी देश का जो इकोनॉमी होता है उसमें देश भर में रहने वाली जितनी भी जनता, जितने भी व्यक्ति और चाहे जितनी भी जनसंख्या होती है वो अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से काम को करती है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। मतलब ऐसी क्रियाएं जिसके माध्यम से देश की जनता कमाई करती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि आर्थिक विकास। अब इस चैप्टर का नाम जो है वो विकास है, तो हमें इस बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। मतलब यदि किसी देश में जो रहने वाली जनसंख्या है उनकी जो कमाई हो रही है वो हर एक साल या कुछ महीने के बाद या 6 महीने या 3 महीने के बाद यदि उनकी जो कमाई है या जो सैलरी है वो बढ़ती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। और वो उनकी आय जो है वो क्या हो रही है, दीर्घ अवधि में, मतलब कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे उनकी कमाई में वृद्धि हो रही है। तो उस देश को माना जाएगा कि उस देश की आर्थिक विकास हो रही है। अब है कि देश की औसत आय क्या होती है। तो प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। एक क्वेश्चन है कि विकास क्या वादा करता है, अलग अलग लोग और अलग अलग लक्ष्य। मतलब हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत अमीर होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत गरीब होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मीडियम होते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए विकास का मतलब क्या होता है, गरीब इंसान के लिए विकास क्या होता है और अमीर इंसान के लिए विकास क्या होता है। तो विकास किसी व्यक्ति की कुल आय और जीवन स्तर को बढ़ाकर वास्तविक विकास का वादा करता है। मतलब जो विकास है उसके माध्यम से कोई जो व्यक्ति अपनी कमाई कर रहा है उसके जो आय में वृद्धि हो रही है और उसके जीवन में जो सुधार आ रहा है उसमें बढ़ोतरी करना ही विकास एक वादा करता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास लक्ष्य होते हैं। विकास के लक्ष्य लोगों से लोगों में भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए एक धनी शहरी परिवार की लड़की को अपने भाई के समान ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है और यह निर्णय लेने में सक्षम होती है कि उसे जीवन में क्या करना है। वह विदेश में अपनी पढ़ाई करने में सक्षम है। अब उस धनी परिवार की जो लड़की है उसे अपने भाई के बराबर ही निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का हक होता है। वो चाहे तो अपने भाई के बराबर ही हक पाती है और वो पढ़ाई भी कर लेती है। मतलब जो शहर के पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी सोच कुछ और होती है, लेकिन अगर वहीं देखा जाए कि एक जो छोटे कस्बे या छोटे गांव की धारणा को लेकर के देखा जाए तो वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं वो इतना खुल कर के नहीं सोच पाती हैं। उनके लिए पढ़ाई तक करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनके लिए विकास करना या विकास के बारे में सोचना ये बहुत ही कम आंका जाएगा। अब एक देश के विकास के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो ये है कि राष्ट्रीय विकास क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो राष्ट्रीय विकास का तात्पर्य किसी राष्ट्र की अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की क्षमता से है। मतलब किसी देश में जो नागरिक रहते हैं अगर उनके जीवन में सुधार आता है तो ऐसा माना जाता है कि उस देश के अर्थव्यवस्था में भी विकास हो रहा है। मतलब उस देश का राष्ट्रीय विकास हो रहा है। नागरिकों का जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। इन कारकों को भी सुधार का पैमाना माना जाता है।
अब राष्ट्रीय विकास के लिए जो 3 मानदंड होते हैं वो होता है, पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा सकल घरेलू उत्पाद और तीसरा साक्षरता दर और स्वास्थ्य। तो सकल घरेलू उत्पाद वो होता है जिसे हम GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब GDP वो होता है कि अगर किसी देश में पूरे 1 साल के भीतर जितनी भी वस्तुएं या सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उन सब का जो मूल्य लगा होता है या जितने पैसे में उसका उत्पादन हुआ होता है उन सब के उत्पादित किए हुए मूल्य के योग को हम क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। और जो साक्षरता दर होता है उसमें इस बात को मापा जाता है कि एक देश में 7 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होते हैं वो अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उन्हें उनका आंकड़ा लिया जाता है और देखा जाता है कि देश में कुल ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि 7 वर्ष से अधिक हैं और वो साक्षर हैं, यानी कि पढ़ लिख रहे हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, साक्षरता दर कहते हैं। तो किसी देश के राष्ट्रीय विकास का जो आकलन किया जाता है वो इन्हीं तीनों प्रति व्यक्ति आय, GDP और साक्षरता दर और स्वास्थ्य के कारकों को लेकर के माना जाता है। अब जो पहला मानदंड है वो प्रति व्यक्ति आय है, इसको भी देख लीजिए। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि किसी देश में कुल जितनी भी आय कमाई गई होती है उस जनसंख्या के द्वारा, वो आय और कुल जनसंख्या इन दोनों को जब एक दूसरे से भाग दे देते हैं और जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। तो किसी देश की प्रति व्यक्ति आय उस कंपनी विशेष के नागरिकों के जीवन स्तर को दर्शाती है। मतलब यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो ऐसा माना जाएगा कि उस देश की कंपनी में नागरिकों का जो जीवन स्तर है वो अच्छा है, वो अधिक है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की तुलना में अधिक विकसित होता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वो देश विकसित है। जैसा कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसलिए वो एक विकसित देश है। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि किसी राष्ट्र के विकास के लिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता होती है। अगर आपके एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा कि औसत आय किसे कहते हैं या औसत आय एवरेज इनकम का जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ही औसत आय का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है और उसमें 3 स्टेट, भारत के 3 स्टेट के बारे में बताया गया, हरियाणा, केरला और बिहार। ओके, और इसमें बताया गया है, एक तरफ जो चार्ट है वो उसमें दिया गया है कि पर कैपिटा इनकम फॉर 2015 एंड 16, मतलब प्रति व्यक्ति आय दिया गया है 2015 और 16 का, जिसमें जो हरियाणा है वहाँ के जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है, 1,62,034 रुपये। और जो केरला है वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, 1,40,190 रुपये। और जो बिहार है वहाँ पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय 31,454 है। तो अब हम देखेंगे, अब यदि प्रति व्यक्ति आय को विकास के माप के रूप में उपयोग किया जाए तो जो हरियाणा को सबसे विकसित और बिहार को सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा राज्य है उसका जो चार्ट दिया गया है उसमें प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे अधिक है, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो सबसे कम है। हालांकि ये सच नहीं है अगर हम अन्य मानदंडों को देखें तो। अब नीचे यहाँ पर एक और चार्ट दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो बर्थ रेट है यानी कि जन्म दर है और साक्षरता दर है और
प्रति व्यक्ति आय है। ओके, अब इसके आधार पर हमें देखना है कि वो इन तीनों में से वैसे कौन से राज्य हैं जिनकी स्थिति अच्छी है। तो हरियाणा में जो जन्म दर है वो 33 है, लिटरेसी रेट जो है वो 82 है, और जो साक्षरता दर है या जो निवल दर है वो क्या है, 61 है। तो इन तीनों स्टेट के चार्ट को देखकर बताइए कि वैसा कौन सा राज्य है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है। यस, तो ये जो केरला है, केरला की स्थिति सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है वो क्या है, 10% है। ओके, जहाँ पर कम शिशु मृत्यु दर होती है वहाँ की स्थिति अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है कि जो साक्षरता दर है वो क्या है, 94 है। वहाँ पर लोग अधिक जागरूक होते हैं, अधिक पढ़ते लिखते हैं। नेक्स्ट है कि जो नेवल उत्पादकता है वो कितना है, 83 है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जिसकी स्थिति सबसे अच्छी है वो कौन है, केरला है। अब जो परिभाषा है साक्षरता दर की वो देख लीजिए। यह 7 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों की संख्या है जो समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं। मतलब साक्षरता दर वो होती है जो 7 वर्ष से अधिक के बच्चे होते हैं जो कि पढ़ना और लिखना जानते हैं। साक्षरता दर जितनी अधिक होगी राज्य उतना ही अधिक विकसित होगा। तो ऊपर की जो तालिका देखी है हमने उसमें भारत की जो साक्षरता दर है वो 64 है। केरल की जो साक्षरता दर थी वो सबसे अधिक थी और बिहार की सबसे कम थी। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है कि यह एक वर्ष में 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। ये किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को दर्शाता है। मतलब यदि किसी देश में या किसी राज्य में या किसी जिले में ऐसा माना जाता है कि वहाँ की शिशु मृत्यु दर अधिक है तो ऐसा कहा जाएगा कि वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो क्या है, खराब है। भारत में केरल में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है जबकि बिहार में सबसे अधिक है, जैसा कि हमने ऊपर के चार्ट में देखा। नेक्स्ट है शुद्ध उपस्थिति अनुपात। जो ऊपर का चार्ट हमने देखा उसमें जो थर्ड कॉलम बना हुआ था ये वो है। यह 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या का उसी आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है। अब उस चार्ट को याद कीजिए और देखिए कि जो केरल था उसमें साक्षरता दर 94% है, जो हरियाणा में 82% था और बिहार में 62% था। तो जो केरल की साक्षरता दर है वो 94% थी। तो मतलब माना जाएगा कि वहाँ की स्थिति अच्छी है। नेक्स्ट कॉलम में जो था उससे पता चलता है कि केरल में 14 से 15 आयु वर्ग के 100 में से 83 बच्चे कक्षा 8 के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो हरियाणा में 61 और बिहार में 43 से अधिक है। ओके, अब जो हमारे देश में कुछ सार्वजनिक सुविधाएं दी जाती हैं सरकार के द्वारा, उनमें है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को सार्वजनिक सुविधा माना जाता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक भवन, परिवहन, बिजली आदि। परिवहन मतलब कि यातायात के जो साधन होते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में सिर्फ ऐसा बताया गया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, कोई देश विकसित होता है तो क्यों होता है, और अगर कोई देश विकासशील होता है तो। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि विकासशील देश किसे कहते हैं और विकसित देश किसे कहते हैं।
आई होप कि आपको आंसर पता होगा, तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक यू।